नारीवादी परिप्रेक्षण जिसमें अर्थ वैश्विक स्तर पर आर्थिक किस प्रकार अपना अपना प्रभुत्व को जमा पाई, जिसमें वैश्विक आर्थिक स्थिति इस स्तर पर। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इसमें नारीवादी का पूरे विस्तार से बताया गया है। इसमें आर्थिक स्थिति किस प्रकार उनकी थी और उनके पास्ट फ्यूचर एंड पूरा इतिहास इसमें दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि वैश्विक आर्थिक शासन के विकास में विवेचना करें, इसमें भी महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी आपको। इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एमए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ जितने फर्स्ट सेमेस्टर लेकर थर्ड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस यानी सेकंड ईयर तक आपको इसमें सारे क्वेश्चन का अवेलेबल और प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें विथ आंसर के साथ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें वैश्विक जो है, वैश्विक आर्थिक शासन का विकास एक जटिल प्रक्रिया होता है, जिसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं शामिल होती हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना और कार्यप्रणाली को प्रभावित किया जाता है। जिसका तात्पर्य ये है कि इसमें संस्थाएं, नीतियाँ, नियम जो स्तर पर होती हैं, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का नीति नियंत्रण करती है और देशों के बीच के संबंध और नियम को विकास में कई चरणों में होकर गुजरती है, जो न केवल आर्थिक कारणों बल्कि वैश्विक राजनीतिक से के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इसी में हम देखें तो ये पहले विवेचना करते हैं कि वैश्विक आर्थिक शासन के विकास की विवेचना करना। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रारंभ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, इसमें प्राचीन काल का और मध्यकाल के बीच का अंतर बताया जाता है। इसमें प्राचीन काल में देखें तो वैश्विक आर्थिक गतिविधियाँ सीमित थी, लेकिन व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रोड, पुलिस, मुस्लिम व्यापार मार्ग और समुद्री मार्ग को जो है महत्वपूर्ण माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता व्यापार, जो जलीय मार्ग से जाना जाता था, समुद्री मार्ग, यह महत्वपूर्ण था व्यापारियों के लिए। तो इसमें इसी को लेकर काफ़ी सारे विवाद भी देखने को मिलता है। जैसे पुरानी सभ्यताएं जो हड़प्पा हो गया, सिंधु हो गया और चीन की इजिप्ट वाली सभ्यता हो गई, ये सब जो है वो इनको भी इनके द्वारा ही देखने को मिलता था, जो पहले उतना नहीं थे। पर जैसे जैसे आते गए उस हिसाब से इनका व्यापार करने में भागीदारी देखने को मिलते रहा और इन व्यापारियों के द्वारा ही सभ्यता जिसमें उभर के सामने आई। विभिन्न सभ्यता एक दूसरे के आर्थिक रूप से जुड़ी रहती है, जिसमें पहले क्या था, विनिमय प्रक्रिया था। विनिमय प्रक्रिया अपने सामान लो, दो लेके जाओ, सामान के बदले सामान लेते जाओ, जिससे लोगों का गुजारा भी चलता रहता है। छोटे स्तर पे किया गया, फिर बड़े स्तर पे भी देखने को मिल गया था। लेकिन ये एक राज्य और बाजार के बीच में संबंध में कम थे, जब व्यापार में कोई वैश्विक शासन प्रणाली नहीं थी उस टाइम। वहीं औद्योगिक क्रांति और उपनिवेश 18 से 19 शताब्दी में देखने को मिला, जिसमें अ, फ्रांसीसी के और ब्रिटिशों के द्वारा भी देखने को मिलता है। इसमें औद्योगिक क्रांति के जो आर्थिक संबंध का गहरा परिवर्तन हुआ, इसके साथ यूरोपियन देशों में हिस्से स्थापित की गई और व्यापार की परिधियों को बड़ा हुआ। उपनिवेशीकरण जो उपनिवेशीकरण जो है, यही है कि वैश्विक शासन के द्वारा ही जन संसाधन का शोषण करने के लिए यूरोपियन देशों के कई देश ऐसे हैं जिसमें आर्थिक प्रणाली स्थापित करने में मदद की और कच्चे माल को पूर्ण रूप से उपनिवेशीकरण जो देश उपनिवेश जिस पे चलाते थे उनसे लाते थे और यहाँ पे पक्के वस्त्र बना के उन्हीं को बेच दी जाती। इसमें लाभ बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे वस्त्रों की मांग के बीच में असंतुलन थी और जिसमें वैश्विक व्यापार को नियम के अनुसार नीति यूरोप में शामिल की करने गई थी, बनाए गए। इसमें ब्रिटन वुड प्रणाली और संस्था का उदय हुआ। ब्रिटन वुड प्रणाली जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद चालू देखने को मिला, उसी बीच में दूसरा विश्व युद्ध के बाद हो जो वैश्विक आर्थिक व्यापार में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिला। उस समय की सबसे बेहतरीन प्रणाली में से एक थी। 1944 में ब्रिटन वुड प्रणाली का जो है वैश्विक आर्थिक सामान क्या नीति नींव रखी गई थी इनके द्वारा ही, जिसमें जिसमें शामिल हुआ WTO वर्ल्ड व्यापार संगठन जो है और IMF, फिर वर्ल्ड बैंक जैसे इन संस्थाओं की स्थापना की गई। इन संस्थाओं का उद्देश्य जो वित्तीय स्तर पर स्थिरता, विकासशील देशों और की सहायता और
वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना था। ब्रिटेन वुड प्रणाली के तहत डॉलर को वैश्विक स्तर पर वित्तीय लेन-देन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। अमेरिकन डॉलर जो रिज़र्व बैंक मुद्रा के रूप में स्थापित मजबूत दी। इसके बाद चौथा है इसमें ग्लोबलाइजेशन, इसके मुक्त बाज़ार, जिसमें 1900 दशक में जो था मुक्त बाज़ार था, इसमें टैक्स फ्री। इसके दौरान ग्लोबलाइजेशन के द्वारा शुरू हुए व्यापार में वित्तीय बाज़ारों में अंतर्राष्ट्रीयकरण भी देखने को मिला हमें। लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म की नीति अहम थी है। देशों को मुक्त बाजार और स्वतंत्रता को व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसमें से व्यापारी बाधाओं को घटाया गया, निजीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। गेट्सन के बाद WTO को व्यापार प्रणाली मुक्त बाजार संसाधन में सिद्धि हुआ। उसके साथ ही उसके बाद व्यापार में वैश्विक व्यापार में भी शामिल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला उभरता हुआ। साथ ही विकासशील देशों में भी वैश्विक आर्थिक स्थिति व्यवस्था भागीदारी बढ़ाई गई, लेकिन ये एक प्रक्रिया आसान नहीं रही, क्योंकि विकासशील देशों में ऐसे इसके कई लाभों को समान भागीदारी प्राप्त नहीं होती थी। पांचवा पॉइंट है हमारा वैश्विक आर्थिक संकट। 2007 से 2008 में जो वैश्विक आर्थिक संकट को देखने को मिला हमें, इस संकट ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को गहराई असंतुलन की। तो गहरी असंतुलन माने काफ़ी ज़्यादा खाई में चली गई थी, इस तरह से मान सकते हैं। और क्षेत्र मुक्त बाजार की स्थिति नहीं थी। संकट के बाद IMF, वर्ल्ड बैंक जो है, उसके बाद वैश्विक संस्थाएं जैसे अन्य संस्थाएं में भी इनमें भागीदारी देखने को मिला। G20 फिर आया। G20 में शामिल के अलावा मर्चों इसमें की गई। इसके साथ ही संवेदनशील समानताएं को देखने को मिला। कई देशों ने नीतियां अपने विकसित देश के साथ हानिकारक साबित करने में हुआ। और छठा पॉइंट देखें तो हम आधुनिक वैश्विक आर्थिक शासन, जिसमें के तहत आज हम आर्थिक व्यवस्था में वैश्विक स्तर और आर्थिक संबंधों में तेजी से विकास होने को देखने को मिलता है हमें। लेकिन ये मुद्दे एक जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों के अधिक औद्योगिक और नवाचार को निमित्त वैश्विक नियम आदि को लागू करता है। सातवां देखो न्यूनतम और वैश्विक चुनौतियां के शासन। जिस तरह से हम आर्थिक से बढ़ते जा रहे थे, उसी इस प्रकार से कठिनाई भी सामने आने को देखने को मिल रहा था। जलवायु परिवर्तन स्थिरता, वर्तमान में वैश्विक आर्थिक शासन के साथ साथ उसमें यूनिसेफ प्रवेश हुआ, फिर पेरिस समझौता हुआ। उसके बाद देखने को मिलता है कई सारी नीतियां जो वित्तीय लाभ को सीमित नहीं कर सकती थी, उनके पर्यावरण में भी प्रभाव देखने को मिला। उसके साथ साथ ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन और नवीकरण के ऊर्जा स्रोतों पर भी केंद्रीकृत नीतियां बनाई गई। इन सब के अलावा जो वैश्विक आर्थिक शासन का अहम हिस्सा बन गया, जो विकासशील देशों में पर्यावरण और समाज कल्याण को ध्यान में देते हुए थे। आठवां पॉइंट देखें तो विकसित और विकासशील देशों में असंतुलन पैदा हुआ। दोनों के बीच में असंतुलन पैदा हो गया, क्योंकि विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच असंतुलन पैदा होने का यही है कि स्थायी चुनौती। विकासशील देशों में सुसंगठित नीतियाँ तैयार करने में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वैश्विक संस्थाएं IMF और वर्ल्ड बैंक ने उनकी नीतियों नियंत्रण कर रही थी, लेकिन ये संस्थाएं पूरी तरह से विकासशील देशों के सामाजिक, आर्थिक और को नहीं समझ पा रही थी, जिसके तहत कई सारे ऋण और विकासशील देशों पर चढ़ते गए। फिर हुआ ब्रिक्स में जो है, ब्रिक्स जो अभी भी चलता आ रहा है, ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे सामूहिक रूप में एक मिलकर संगठन बने हैं, जिसमें आर्थिक शासन में भूमिका को प्रस्तुत करती है। देशों में सामूहिक रूप से अपने हितों को रक्षा करने में मिलता है। फिर 9वां पॉइंट हमारा आता है वैश्विक व्यापार संरचना में बदलाव। जैसे समय बदलता गया, वैसे व्यापार करने में भी बदलाव देखने को मिलता गया। वैश्विक व्यापार के बदलाव को वैश्विक आर्थिक शासन के रूप में अक्सर देखा जाने को मिलता है। मुक्त व्यापार जो निजीकरण के सिद्धांतों पर आधारित था, और इसमें प्रतिस्पर्धा बन गया, लेकिन ये असमानता प्रकृति को बढ़ावा दिया। उपभोक्ता वस्तु, कृषि और अन्य सामानों व्यापार में नए वित्तीय केंद्र और विकसित देशों के बीच में आया। इसके साथ विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रवादी थे, जिसमें एक एशिया प्रांत और आर्थिक सहयोग के लिए APEC बनाया गया। यूएई संघ, यूरोपियन संघ जैसे ब्लॉक में जैसे नीतियाँ बनाई जा रही थी, जैसे ब्रिक्स बन गए, फिर साप्टा बन गया, सल्ट बन गया,
ऐसे करते करते कई सारे संस्थाएं बनते गए। फिर 10वां पॉइंट है वित्तीय संकट का सुधार किस प्रकार से हुआ है। 2007 से 2008 के बीच में संकट बहुत गहरी थी। जिस प्रकार इसमें ये बदलाव देखने को मिला, ये संकट का वित्तीय प्रणाली में खतरों का एक और असंतुलन स्पष्ट हो गया था, जब बैंकों का वित्तीय सुधार देखने को मिला। ये वार्षिक समझौता के द्वारा ही ठीक हो पाया था। फिर 11वां हमारा वैश्विक रोजगार और श्रम के लिए। फिर 12 पॉइंट है तकनीकी नवाचार और वैश्विक, जिसमें पहले बताया गया क्रिप्टो करेंसी हो गया, ब्लॉक हो गया, ये सब आने लग गया था दौर। फिर सार्वभौमिक व्यापार नियम में बदलाव काफ़ी सारे देखने गाट के द्वारा, WTO के द्वारा ये सिद्धांत पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव थोड़ा सा पड़ा, जैसे चीन और अमेरिका जैसे ब्रिटिश घटनाओं का सामने हुआ। निष्कर्ष यही है कि वैश्विक आर्थिक शासन में व्यापार में नियंत्रण बदलती रही, और जिसमें से आर्थिक संकट, राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक समानताएं और समानता देखने को मिला, जो वैश्विक स्तर पर जो महिलाओं के खास करके देखने को मिला था इसमें, जिसमें नज़रअंदाज कर दिया जा रहा था उनको उनके व्यापार से। और